हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पार्ट सेकंड में कंबशन एंड फ्लेम के पार्ट सेकंड में फ्लेम में से कंटिन्यू करेंगे। कंबशन हमने देखा था और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन वो कंबशन होते हैं जिनमें हमें चिंगारी या आग देने की ज़रूरत नहीं है। वो अचानक होते हैं, बहुत तेज़ी से होते हैं और बहुत सारी हीट, लाइट और साउंड इमिट करते हैं, जिनको हम एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। जैसे कि कोल माइन में या पेट्रोल पंप में अगर हम छोटी सी अचानक से चिंगारी अगर पहुंच जाए तो पूरा पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो जाता है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि पेट्रोल के टैंक में गोली मार देते हैं तो पूरी की पूरी गाड़ी उड़ जाती है। ऐसा ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन। और यहाँ हम क्या बोलते हैं? हमें कोई चुल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई हाथ देने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ऐसा हो जाता है। तो बच्चों, हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? फ्लेम के बारे में, कि फ्लेम क्या होती है, कि असल में ये फ्लेम किसको कहा जाता है। आपने ये देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा एलपीजी को। एलपीजी मतलब घर का गैस सिलेंडर। उसमें किस कलर की फ्लेम होती है? हमने देखा था ब्लू और ग्रीन कलर की फ्लेम निकलती है उसमें। तो यहाँ ये पूछा गया था, आपने ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन आपने ये भी चीज़ देखी होगी, 7th क्लास में मैग्नीशियम रिबन को देखा होगा, जब वो जलता है तो वाइट शो करता है फ्लेम। तो अलग अलग तरह के मटेरियल अलग अलग फ्लेम बनाते हैं, कुछ बनाते हैं कुछ नहीं बनाते हैं। तो हमें यहाँ देखना है और डिस्कस करना है। जैसे कैंडल जो है वो फ्लेम बनाता है, तो ये यस यहाँ टिक लगा है। और है ना, वैसे ही मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम भी फ्लेम बनाता है। मैग्नीशियम रिबन बंद होता है, बर्न होता है तो वाइट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है। वैसे ही कैम्फर, कैम्फर मतलब होता है कपूर बोलते हैं ना हिंदी में, उसको भी जलाओ तब भी फ्लेम प्रोड्यूस होती है। फिर केरोसिन के मतलब जो जो घासलेट का तेल या मिट्टी के तेल का स्टोव होता है, जो पहले चलते थे बत्ती वाले, या आपने आज दुकानों में देखा होगा कि वो गैस भरते हैं हाथ से। जैसे कि हम पंप से गैस भरते हैं ना साइकिल में, वैसे गैस भर के चलाते हैं, तो वो भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, आपने देखा। लेकिन एक चीज़ है चारकोल, जो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करती। तो ये टेबल था, ये आपको पूरा मेंशन करना था कि कौन सा करता है और कौन सा नहीं। तो आप ये देखें, कैंडल की फ्लेम देख रहे हैं, गैस स्टोव की फ्लेम देख रहे हैं, और यहाँ पर केरोसिन लैम्प की फ्लेम देख रहे हैं, और कैंडल की फ्लेम अलग अलग देख रहे हैं। बंसल बर्नर यहाँ सब दिया है। तो फिर यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी दी है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम जानने के लिए, कि आपको क्या करना है। एक पाइप लेना है रॉड का, और उसको कहाँ ले जाना है? विक के करीब। विक, अब समझें क्या होती है। विक मतलब होती है बत्ती। बोलते हैं ना कि कैंडल की बत्ती में या तागे में आग लगाना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम जो पाइप हमने लिया है स्टूडेंट्स, जो पाइप हमने ऐसा लगा दिया है, और दूसरा एंड उसका हम कहाँ ले गए? विक के करीब। और यहाँ अगर हम हीट या मैच स्टिक जलाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से जो वैक्स मतलब मोम, जो वैक्स है वो इवापरेट होके जल्दी जल्दी पाइप के थ्रू यहाँ आएगा, और फ्लेम और जलेगी। और यहाँ जल्दी जल्दी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। पहले तो एक ही मोमबत्ती जल रही थी, इसलिए जो मोम था, मोम मतलब वैक्स, वैक्स एक मोमबत्ती के हिसाब से कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक फ्लेम और जला दी यहाँ पे आपने, तो बहुत जल्दी जल्दी क्या काम होने लगेगा आपको? वैक्स। तो आप यहाँ क्या नोटिस करोगे? द वैक्स नियर द हेड विक मेल्ट क्विकली। बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट होगा और ख़त्म होने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक साथ दो फ्लेम जल रही हैं। एक तो आप पाइप के थ्रू वैक्स, जो इवापरेट हुई वैक्स है, मतलब वो वैक्स जो गर्मी की वजह से एयर में आ गई है गैस के फॉर्म में, उसको आप जला रहे हो, तो वो भी जल रही है, और दूसरी भी वापस वैक्स एयर के फॉर्म में जल्दी जल्दी आती जा रही है। कैसे आ रही है? कैंडल के मेल्ट होने से। तो ये आपको समझ में आया होगा इस तरीके से, जैसे मैंने शॉर्ट में समझाया है। आप एक्टिविटी पढ़ेंगे तो यही आपको उसमें डीप में समझ में आएगा। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम।
मतलब जो भी जलने पर वेपर फॉर्म करते हैं, मतलब गैस फॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल कैरोसिन है, ऑयल है, मोल्टन वैक्स है, ये सब क्या हैं, ये सब फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस। लेकिन दूसरी जगह चारकोल है जो वेपराइज नहीं होता, जो वेपराइज नहीं होता, तो ये क्या नहीं करता, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये चीज़ समझने की है। वो वो हर चीज़ जो जलती है वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगी अगर कि उसके अंदर वेपर बन रहे हों। तो हमें ये डीपली समझना है कि जो चीज़ वेपराइज होगी वही फ्लेम प्रोड्यूस करेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर चलते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी दी है कि आपको जब फ्लेम स्टेडी हो, क्या हो, फ्लेम जब स्टेडी मतलब ठीक ठाक जल रही हो, फ्लिक नहीं कर रही हो, मतलब ये होता है ना हवा में मोमबत्ती की जो लौ होती है वो इधर उधर हिलती है। जब मोमबत्ती बिल्कुल सीधी सीधी जल रही तो आपको एक ग्लास प्लेट लेना है और ग्लास प्लेट को मोमबत्ती के ऊपर ऐसे रखना है। अगर ये करके मोमबत्ती जल रही है, जैसे आप यहाँ प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, तो आप जब इसको हटाएंगे तो आपको ऐसा एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस यहाँ जमा हुआ दिखेगा। ये सब्सटेंस बच्चों होता है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। क्या होते हैं ये, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। ये कहाँ मिले हमको, ये मिले थे ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस का मतलब होता है जलने वाला। जो आपको चमकदार जलता हुआ दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। तो हमने 10 सेकेंड वहाँ पे पकड़ा तो हमें क्या पता चला कि अ ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड, अ ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ कार्बन पार्टिकल इन ल्यूमिनस जोन। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें इससे पता चलता है कि जो कैंडल का ल्यूमिनस जोन है, मतलब अंदर वाला जोन जहाँ पे वो जलता हुआ लाल लाल कलर आपको दिख रहा है, उस जोन में क्या है, उस जोन में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हैं। मतलब वहाँ के कार्बन अच्छे से जले नहीं हैं, मतलब फुल कंबशन नहीं हुआ। अब बच्चों ऐसा क्यों नहीं हुआ, अब ये देखें कि जो कैंडल है वो ऐसी उसकी बत्ती है और यूं चल रही है। जो अंदर का रीजन है बच्चों, वहाँ क्या नहीं मिल रही अच्छे से, स्टूडेंट्स, हमें वहाँ पर O2 मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो क्या नहीं हो रहा, कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा। कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा तो हमको क्या, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स वहाँ पर मिल रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा प्रैक्टिकल हम करेंगे कि हम क्या करेंगे, हमने ये वायर लिया। अब वायर को हमने स्टूडेंट्स, अब वायर को हमने किस जगह प्लेस किया, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब नॉन ल्यूमिनस जोन में। हमने यहाँ नॉन ल्यूमिनस जोन में जब भी वायर को प्लेस करा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि नॉन ल्यूमिनस जोन में जहाँ पर फ्लेम आपको क्या है, फ्लेम के बाहर का रीजन जो जल नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर हाई क्या है, हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर, जहाँ पर ल्यूमिनस जोन ख़त्म होता है और उसके बाद नॉन ल्यूमिनस जोन शुरू होता है। तो आप अगर गौर से यहाँ देखें तो यहाँ आपको ब्लू कलर का ये एक जोन दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। ये ऐसा ऐसा लाइट ब्लूइश कलर का आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन। और इसका टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई, जिस वजह से, और ये क्या होता है, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। किसी भी फ्लेम में बाहर का रीजन जो नॉन ल्यूमिनस होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म यही होता है। मतलब
इसीलिए आप बाहर थोड़ा सा फ्लेम के बाहर जो हाथ रखें तो आपको बहुत तेज़ी से लगेगा। एक बार करके देखना तो थोड़ा मज़ा भी आएगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो ये क्या है, आउटर मोस्ट जोन है जहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। अब ब्लू कलर का क्यों है? ब्लू कलर और ग्रीन कलर स्टूडेंट्स जब हमें मिलता है जब कंप्लीट कंबशन होता है, जैसे यहाँ कंप्लीट कंबशन दिया है ना कि यहाँ कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और ये इसीलिए कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो ये हॉटेस्ट पार्ट है ये। अब सुनिए, कंप्लीट कंबशन यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बाहर है। जब ये बाहर है तो बाहर से इसको यहाँ से भी O2 मिल रही है, यहाँ से भी O2 मिल रही है ऑक्सीजन, और यहाँ से भी ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ से भी ऑक्सीजन, चारों तरफ से इसको ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। इसमें कोई भी पार्टिकल अनबर्न नहीं होगा, कंप्लीटली बर्न पार्टिकल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट पार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा अंदर जाते हैं, जो ये येलो रीजन है अंदर, यह क्या होता है, मॉडरेट हॉट होता है, और इसमें पार्शियल कंबशन होता है जिसको आप येलो कलर से डिपिक्ट करते हो, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बाहर वाले से कम होता है। फिर सबसे अंदर जाते हैं, जहाँ काला काला आपको हल्का हल्का विक दिखती है या बत्ती दिखती है, उसमें जाए तो इनर मोस्ट जोन है, वो ब्लैकिश कलर का होता है। वहाँ पर अनबर्नट वैक्स है और वहाँ पर कंबशन पूरा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लैक कलर है। अब आपने देखा होगा, आप कभी मम्मी या पापा के साथ सोनार की दुकान गए हों तो वहाँ पे वो सोनार जो होता है ना, वो एक बंसल बर्नर के सामने एक लंबा सा पाइप लगाता है और मेटल्स को पिघलाता है, मतलब गोल्ड और सिल्वर को। तो वो क्या करता है, गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ऐसा वो क्यों करता है, तो आप ये समझ लें, goldsmith blow the outer surface because it is the hottest part of the flame and undergoes complete combustion. It is also called, सॉरी नॉन ल्यूमिनस आएगा, यहाँ क्या आएगा, हम यहाँ लिखते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन होता है ये। तो क्या हो जाएगा, ये नॉन ल्यूमिनस जोन होगा। इट इज़ यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। भाई साहब, ये जो सुनार होते हैं, 100 सुनार की एक लोहार की, जो कहते हैं ना एक मुहावरा, तो सुनार भाई साहब जो है ना, वो क्या करते हैं, वो नॉन ल्यूमिनस जोन को हवा के थ्रू कहाँ पहुँचाते हैं, वो हॉट पार्ट को कहाँ पहुँचाते हैं, मेटल के पास, गोल्ड और सिल्वर के पास पहुँचाते हैं, ताकि वो आसानी से मेल्ट हों। अब बात आपको समझ में आई कि ये सोनार भाई जो हवा फूकते हैं, ये वो फ्रूटी नहीं पी रहा है, ये बात समझ लेना। वो क्या नहीं पी रहा है, ना वो थम्स अप, ना कोका कोला, ना फ्रूटी पी रहा है, वो मेटल्स को पिघला रहे हैं। किसकी हेल्प से, नॉन ल्यूमिनस जोन से, जो हॉटेस्ट पार्ट है उसको कहाँ पहुँचा रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर के पास, ताकि वो आसानी से मेल्ट हों। अब ये जाने कि फ्यूल क्या होती है, व्हाट इज फ्यूल, है ना। फ्यूल वो होती है जो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। या तो एंशियंट टाइम में, पहले ज़माने में मेनली लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता था, फिर लकड़ी के कोयले को, और फिर उसके बाद पेट्रोल और डीजल और कैरोसिन को इस्तेमाल किया गया। इन सारे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच रेडली अवेलेबल। अच्छी फ्यूल पहले वो समझी जाती थी जो आसानी से अवेलेबल होती थी, जैसे लकड़ी, लोग गांव में रहा करते थे तो आसानी से लोगों को लकड़ियाँ मिल जाती थी, जंगल से लकड़ियाँ वो कलेक्ट करके लाते थे। इट इज़ चीप, इट बर्न ईजली इन एयर एंड एट मॉडरेट रेट। और दूसरी चीज़, अच्छी फ्यूल होने की क्या कंडीशन थी, सस्ती होना चाहिए और एयर के अंदर मॉडरेट रेट पे बर्न होना चाहिए। मतलब वो धीरे धीरे जले, ऐसा नहीं है एक बार में बम की तरह जली, फटी, हीट प्रोड्यूस की, लाइट और ख़त्म हो गई। तो धीरे धीरे जलना भी उसका ज़रूरी होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस होंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि आप कोई चीज़ जला रहे हो, उसमें जहरीली पॉइजनस गैसेस हों, तो वो आपको नुकसान कर सकती है और आप उल्टे कंबशन करने की वजह से बीमार हो सकते हैं। अब हमसे कहा जाता है कि देयर इज़ नो आइडियल फ्यूल, मतलब कोई ऐसी फ्यूल नहीं है जिसमें सारी कंडीशन प्रेजेंट है।
है ना। कोई आइडियल फ्यूल नहीं है, मतलब किसी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ है तो दूसरे के अंदर दूसरी बुरी चीज़ है, किसी के अंदर एक अच्छी चीज़ है तो दूसरे के अंदर दूसरी बुरी डिसएडवांटेजेस प्रेजेंट है। तो कोई भी क्या नहीं है, ना इसमें कोई सुपरमैन है ना स्पाइडरमैन है, सब अलग अलग हैं। मतलब किसी की कोई स्पेशलिटी है तो दूसरे की दूसरी स्पेशलिटी, तो ये समझें। अब क्या होता है, फ्यूल जो होती है डिफर इन कॉस्ट भी करती है। बहुत सी सस्ती होती हैं, दूसरी महंगी होती है। जो सस्ती होती हैं वो आसानी से आप खरीद सकते हैं और वो ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होगी। अब हम बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की। आप ये बोलेंगे फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंट होगी ना जो कम इस्तेमाल करने पर ज़्यादा जलाए, है ना। अगर आपसे कोई कहे कि आपको ऐसा पेन खरीदना है एग्ज़ाम के लिए जो ज़्यादा इफ़िशिएंट हो, मतलब पहली कंडीशन आप ये देखोगे कि ऐसा पेन लूँ मैं कि सस्ता हो, है ना। सस्ता नहीं हो तो दूसरी कंडीशन ये हो कि वो ज़्यादा लिखता हो, मतलब उस एक पेन इतना ज़्यादा लिखता हो दूसरे के कंपैरिजन में। मतलब मैं पेन ऐसा खरीदूं जो एक पेपर के अंदर वो मेरा ख़त्म नहीं हो, मतलब 2 3 4 पेपर तक आसानी से चले, मतलब कम से कम मेरे पूरे पेपर ख़त्म हो जाए लेकिन ये पेन ख़त्म ना हो। समझ में आया। ऐसे ही हम उस फ्यूल को ढूंढते हैं जो थोड़े से अमाउंट में क्या करे, amount of heat energy produced by the complete combustion of 1 kg fuel is called calorific value। तो हम किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को कैसे नापते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू से। कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो ये बताती है कि कोई भी फ्यूल अगर हम 1 kg लेंगे, 1 किलो लेंगे तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। अब 1 kg फ्यूल अगर आप लोगे और आप देखोगे कि वो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। जब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगी, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और वो एक अच्छा फ्यूल कहलाएगा। मतलब वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, गुड फ्यूल और बेस्ट फ्यूल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यही हमें चेक करेंगे अभी हम टेबल में कि कौन सा अच्छा फ्यूल है। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू जो है हम किस टर्म्स, उसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी, मतलब एनर्जी। अब ये समझ लें कि ये जो किलो जूल है ये हीट है, ये क्या है, हीट। और जो केजी है वो हमने डिस्कस करा, मतलब 1 केजी में कितनी हीट होगी, कितनी किलो जूल हीट प्रोड्यूस होगी, इसको हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू में। तो यहाँ दिया है अगर हम 1 केजी कंडे या उपले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 से 8 हज़ार किलो जूल। फिर वुड के केस में 17 से 22 हज़ार किलो जूल। फिर कोल के केस में 25 से 33, 25,000 टू 33। पेट्रोल के केस में 45,000। केरोसिन के केस में 45,000। डीजल के केस में 45,000। मीथेन के केस में 50,000 और सीएनजी के केस में आपको मिलेगा 50,000 और एलपीजी के में 55 और बायोगैस में 35 और 35 से 40,000 किलो जूल आपको एनर्जी या हीट एनर्जी मिलेगी 1 kg को जलाने पर। तो आप देखें सबसे अच्छी फ्यूल कौन सी है इसमें से, ये 1 kg में सबसे ज़्यादा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 55,000 किलो जूल पर केजी। तो इस फ्यूल को हम घर में इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए। दूसरी इससे अच्छी फ्यूल कौन सी है, 1,50,000 किलो जूल हाइड्रोजन। लेकिन इसको हम अवेलेबल ईजली नहीं होती ये पहली कंडीशन, और ये सस्ती भी नहीं होती इसलिए इस्तेमाल नहीं करते।
तो हम हाइड्रोजन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आपने देखा होगा हमारे जो स्पेस शटल जाते हैं, ऐसे दिखते हैं ना स्पेस शटल, जो अर्थ से बाहर जाते हैं सैटेलाइट्स को लेकर, जो उनकी फ्यूल होती है ना, वो होती है हाइड्रोजन फ्यूल। तो ये उन चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं, या रॉकेट या बॉम्ब बनाने में, या फाइटर जेट्स में जो हाई स्पीड के हों, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल की जाती है। आपने देखा होगा ना, आपने रेस खेली हो या वीडियो गेम्स, बोलते हैं ना गैस सिलेंडर कार में लगा लो, तो या पावर बूस्टर ले लो बहुत तेज चलेगी। मतलब उसमें हम कौन सा सिलेंडर यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन सिलेंडर, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। अ बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लीड टू अ हार्मफुल प्रोडक्ट। अब क्या होता है, कुछ फ्यूल को बर्न करने पर बहुत से हार्मफुल प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से हमें दूसरे नुकसान भी होते हैं, जैसे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, वुड को जलाने की वजह से कंटिन्यूसली फॉरेस्ट में लकड़ी वाले जो होते हैं वुड कटर, वो फॉरेस्ट को काट देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रॉब्लम तो ये होती है बच्चों, डिफॉरेस्टेशन की होती है ना। और क्या प्रॉब्लम होती है? ड्रॉट, मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेन टाइम पे नहीं होती। फिर क्या और प्रॉब्लम क्या होती है? ड्रॉट की हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं कॉज करते हैं सबसे ज़्यादा मेनली अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिसीजेस कॉज करते हैं। ये जब आप लकड़ी को चूल्हे में जलाते हैं तो अनबर्न सफिशिएंट एयर सप्लाई नहीं होती, तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वह आपकी बॉडी में सांस के थ्रू जाते हैं और आपको अस्थमा और दूसरे लंग डिसीजेस कॉज करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है इनकम्प्लीट कंबशन में, दूसरी चीज़ जो पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से बनती है, और ये आपकी बॉडी में अगर जाती है तो ये बहुत पॉइजनस होती है और ये इंसान को मार देती है, जान से काम ख़त्म। तो अगर कोई इंसान एक बंद कमरे में सो रहा है और अंदर क्या है, अंदर अगर क्या जल रही हो, कैंडल जल रही हो, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होने लगती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने लगती है तो वो उसकी बॉडी में जाती है और इंसान मर जाता है। तो ये और समझ लें। अब देखें कि कंबशन की वजह से अगर अच्छी फ्यूल ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन की वजह से रिलीज होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होता है बच्चों। तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करता है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पर आइस जमा हुआ है वो मेल्ट होता है, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाता है, तो समंदरों में पानी बढ़ जाता है और कोस्टल एरियाज जो होते हैं वो डूबने लगते हैं, या दिन ब दिन धीरे 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 क्या होंगे, कोस्टल एरियाज पानी के अंदर जाते जाएंगे। तो ये बात समझें हम ध्यान से कि ऐसा क्यों होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बढ़ जाती है। तो देखें अब यहाँ पर धीरे धीरे आइस के बड़े बड़े लार्ज लार्ज क्यूब्स जो हैं वो मेल्ट होकर क्या बना रहे हैं, समंदर के पानी को बढ़ाएंगे। जब सी लेवल बढ़ेगा, जब सी लेवल बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, कोस्टल एरियाज में बच्चों, कोस्टल एरियाज में सी लेवल बढ़ेगा। अब ये देखें 2030 तक यहाँ पे मार्क किया गया है कि यहाँ तक पानी पहुँच जाएगा समंदर का, और फिर 2050 तक यहाँ तक। तो ये सर्वे बताए हैं, पूरे जो सर्वे दिखाए गए हैं कि इतना इतना चेंज होगा, ये डिपिक्ट किया जा रहा है। अब जैसे जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, गोवा है मुंबई है और गुजरात है, ये सारी जगह
कहाँ सिचुएटेड हैं? कोस्टल एरियाज में, समंदर के आसपास। तो इस वजह से धीरे धीरे ये डूबने का खतरा होता है और बाढ़ का खतरा। दूसरी कंडीशन, जब आप कोल और डीजल को जलाते हो तो एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको आप सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हो। जो हमने पीछे वाले प्रीवियस चैप्टर्स में हमने सल्फर डाइऑक्साइड को एक बीकर के अंदर बनाया था और वाटर मिक्स करा था, तो हमने देखा था ना क्या बनता था, एक एसिड बन जाता था जिसको हम सल्फरस एसिड बोलते हैं। ये एक्सट्रीमली सफोकेटिंग होती है, मतलब ये आपकी बॉडी में जाए तो आपकी सांस बंद हो जाती है। करसिव गैस होती है, मतलब जहाँ पर ये लगती है उसको करोड कर देती है, मतलब करोजन मतलब एक तरह का जंग लगा देती है। जंग ज़रूरी नहीं है कि आप लोहे के रिलेशन में समझे कि आयरन में जंग लगता है, हर चीज़ में जंग लगता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि आयरन में जंग रेड कलर का लगता है, तो जंग का मतलब ये होता है कि वो एक ही चीज़ है, इसके अलावा नहीं। एल्युमिनियम जो होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, उसको हम इंग्लिश में जंग को बेटर वर्ड कोरोजन होता है। और जो लोहे में लगता है उस टाइप के कोरोजन को क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ऐसे ही हमने कॉपर में पढ़ा था, ग्रीनिश कवर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ ये डिस्कस करने की है यहाँ पर कि ये जो होता है ये नेचर में सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। जब क्लाउड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर जो वाटर वेपर होते हैं उनसे कंबाइन होकर ये एसिड बना देता है। जब एसिड बनाता है तो ये रेन के साथ जब एसिड बरसता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। और ये बहुत सी बिल्डिंग्स को और नुकसान पहुंचाता है जो पुराने टाइम से बनी है। और इसका फेमस केस है कि ये येलो सल्फरस एसिड येलो कलर का होता है, मतलब येलोइश अपीयरेंस देता है। तो पहले जो हमने देखा था ताजमहल, पहले शुरुआत में उस टाइम पे जब फैक्ट्रीज जो थी आगरा में इंस्टॉल नहीं हुई थी, वो क्या था ताजमहल? वो वाइट कलर का था। किस कलर का था? वाइट कलर का। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ ये येलो होता गया। ये येलो होता इसलिए गया बच्चों क्योंकि यहाँ पर एसिड रेन हो रही थी। और एसिड रेन किस वजह से हो रही थी? क्योंकि दिल्ली के आसपास बहुत सी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज लग गई, वो सॉरी आगरा के आसपास बहुत सी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज लग गई थी जिनसे बहुत ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा था। और इमिशन की वजह से वहाँ पर एसिड रेन हो रही थी। तो इसको इंदिरा गांधी, हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने फिर वहाँ आगरा से सारी जो सेटल्ड इंडस्ट्रीज थी उनको दूसरी जगह मूव किया और ताजमहल की सफाई करवाई ताकि उसको ख़राब होने से बचाया जा सके। और ये क्या करते हैं, हमने देखा बिल्डिंग्स को, पोल्स को, जो बाहर आयरन के मटेरियल्स लगे हैं उनको डिस्पोज करते हैं। या आपने देखा होगा फेमस जो मूर्ति होती हैं, स्कल्पचर्स, जैसे ये जर्मनी का एक स्टेचू है, ये एक पत्थर से कार्व करके बनाया गया है। देखें आप, पहले ये ऐसा था लेफ्ट हैंड साइड पर, लेकिन एसिड रेन होने की वजह से ये मेल्ट होके डिटीरियोरेट होके ये पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये अफेक्ट होता है एसिड रेन का। इसलिए ये सब आपको पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि आप बहुत कम ऐसी हरकतें करें जिसकी वजह से नेचर को नुकसान हो रहा है। समझ में आया? ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि रटें, नंबर लें और पास हो जाएं। ये हमें ऐसे कुछ ऐसे मेथड भी ढूंढना चाहिए, या आपको भी ऐसी कोशिश करना चाहिए कि नेचर में कम से कम नुकसान हो। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो बहुत ना के बराबर, जिसमें पॉल्यूशन होता है और कोई नुकसान नहीं होता। तो बच्चों इसी के साथ बस इतना। थैंक यू, बाय। और ये चैप्टर हमने मोस्टली पूरा डेप्ली पढ़ लिया है।